गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो चलो ये तुमको स्लाइड दिख रही है क्या? बनवाना तो स्लाइड दिख रही है शुभदीप? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, तो तुम लोग को मुझे आज तुम लोग का ये एक बैंड ब्रेक जो है, ये जो आपका जो मॉड्यूल 7 है, मॉड्यूल 7 में बैंड ब्रेक दिया हुआ था और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक दिया हुआ है। इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक को मैं एक बार और डिस्कस कर दूंगा आप लोग का। काफी इजी है इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक जो है वो, लेकिन अगर अगर नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा, पर अगर आ गया तो बन जाएगा। बहुत ईजी है वो, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो आज बैंड ब्रेक पढ़ाना था मुझे। ये बैंड ब्रेक में दिक्कत है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो सिंपल बैंड ब्रेक का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पर एक पिवॉट है और ये एक लीवर है। इस पिवॉट में एक ये लीवर गया हुआ है, इसके एंड पर यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है। ये पी फोर्स लग रहा है, ये लीवर है। और ये बैंड ब्रेक जो है ये देखो, ये तो इसमें होता है कि एक फ्लेक्सिबल स्टील स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, फ्लेक्सिबल स्टील स्ट्रिप। ये स्टील स्ट्रिप जो है यहाँ पर, इसमें फ्रिक्शन मटेरियल जो है वो लाइनिंग की हुई है। यहाँ पर फ्रिक्शन मटेरियल जो है वो यहाँ लाइनिंग की हुई है। और ये जो स्टील स्ट्रिप जो है वो बैंड ब्रेक जो ब्रेक है स्टील के बैंड ब्रेक स्टील बैंड से, ये यहाँ से स्टील का जो आपका जो स्ट्रिप गया हुआ है वो यहाँ पर इसको ये एक फलक्रम को, हाँ बोलो। तो ये एक फलक्रम से होते हुए ये स्टील का जो स्ट्रिप है ये पासेस हो रहा है और ये लीवर से एक एंड कनेक्टेड है और एक जो है इस फलक्रम से होकर के जा रहा है। तो ये पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन है इसे हम सिंपल बैंड ब्रेक कहते हैं। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन जो कहलाता है वो सिंपल बैंड ब्रेक कहलाता है।
तो ये जो है देखो ये ड्रम जो है ये जो ड्रम है इसमें स्टील की स्ट्रिप इससे लाइनिंग देखो यहाँ पर रेड लाइन में जो दिखाई दे रहा है वो लाइनिंग है, वो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये। और ये जो स्टील स्ट्रिप जो है वो इसको पूरा लपेट करके रखा हुआ है और ये बैंड को यहाँ पर से इसको यहाँ से इसको एक जो बैंड का एक एंड जो इसका जो स्टील स्ट्रिप का जो एक एंड है वो लीवर में है और एक फलक्रम से कनेक्टेड है। वर्किंग ऑफ द स्टील बैंड जो है ये पूरा जो होता है ये पूरा इसका जो वर्किंग ऑफ द स्टील बैंड जो है वो सिमिलर होता है फ्लैट बेल्ट ऑपरेटिंग एट अ जीरो वेलोसिटी के जो वर्किंग ऑफ द इसका जो ये है। तो इसमें देखो फ्री बॉडी डायग्राम जो फोर्स जो है बैंड पर जो लग रहा है और जो तुम्हारा ये जो लीवर पर जो है वो मैं इसको यहाँ पर सेकंड स्लाइड में शो कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये। और ये जो आपका जो एक एंड जो फलक्रम से लगा हुआ था उसका देखो ये P1 इधर खिंचा रहा है और ये P1 इधर इस तरफ से यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में शो हो रहा है। ये जो यहाँ पर जो P1 टेंशन फोर्स है वो इधर लग रहा है और P2 टेंशन फोर्स इधर देखो यहाँ पर उसको राउंड अप करते हुए यहाँ से P2 टेंशन फोर्स लग रहा है और ये P2 जो इधर देखो फ्री बॉडी डायग्राम में शो कर रहे हैं। एक एंड पर यहाँ पर P फोर्स लग रहा है और ये जो P2 और यहाँ से फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है और फलक्रम से लेकर के यहाँ जो एंड P से लेकर के जो फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा L है। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं अगर मैं बोलूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने आपको शो किया और उसमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो ऑफ द टेंशन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो जो आपका जो हम लोग यूज किए थे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। तो टेंशन इन द जो आपका यहाँ जो टेंशन इन द रेशियो ऑफ द टेंशन बैंड टेंशन जो है वो आपका P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू जो P1 टेंशन बेल्ट डिवाइड बाय P2 टेंशन बेल्ट इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं बैंड ब्रेक का, जहां पर आपका जो P1 इज इक्वल टू टेंशन ऑन द टाइट साइड ऑफ द बैंड दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है टेंशन ऑन द टाइट साइड, और P2 इज इक्वल टू टेंशन ऑन द लूज साइड दिया हुआ है। अगर P2 का लूज साइड का है, देखो ये जो P2 है वो लूज साइड है और ये जो आपका P1 है वो टाइट साइड है। और अगर म्यू जो है इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्रिक्शन लाइनिंग एंड ब्रेक ड्रम जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, तो अगर यहाँ पर यहाँ पर थीटा देखो एंगल ऑफ रैप दिया हुआ है रेडियन में। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर देखो फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट होता है टॉर्क mt इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक जो है आपका टॉर्क mt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू आर के बराबर। ये जो आर है यहाँ पर वो आपका रेडियस है यहाँ पर बैंड का जो ये आपका जो ड्रम है वो ड्रम का जो रेडियस जो है वो आर है। तो जहां पर आप अगर mt को डिफाइन करना चाहोगे तो टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक होगा न्यूटन mm पर और आपका आर जो है वो रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम है। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पर देखो अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द लीवर पर अगर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं और टेकिंग मूवमेंट अबाउट फलक्रम ले रहे हैं तो उससे हमको आपका पी फोर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखो ये पी जो फोर्स है यहाँ पर पी फोर ये टेकिंग मूवमेंट अबाउट इस फलक्रम ले लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट द फलक्रम, तो यहाँ से P2 इंटू ए हो जाएगा दैट इज इक्वल टू P इंटू एल। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के हिसाब से आप इन दोनों को इक्वेशन बना सकते हो। तो P2 इंटू ए माइनस P इंटू एल हो जाएगा और P इंटू एल इज इक्वल टू P2 इंटू ए और यहाँ से P इज इक्वल टू P2 इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मैं इसको तीसरा इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। तो ये है सिंपल बैंड ब्रेक का कंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ पर एलिमेंट ऑफ द बैंड जो है मैं यहाँ पर सबटेंडिंग एंगल ले लेता हूँ इसको, अगर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो बैंड है ये पूरा बैंड का जो है उसमें कितना फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो अगर एलिमेंट ऑफ द बैंड अगर सबटेंडिंग एंगल में d5 ले लेता हूँ एज इन द फिगर, यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया हूँ। तो ये देखो यहाँ पर एक p फोर्स में डिवाइड एक फोर्स एक तरफ p फोर्स लग रहा है, दूसरे तरफ p इंटू p प्लस dp फोर्स लग रहा है। तो अगर ये जो आपका जो लूज साइड है वो अगर लूज वाला जो एरिया है वो P है और P प्लस DP जो है वो टाइट साइड आपका रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। और यहाँ पर R इंटू D5 कैसे निकला है, ये D5 यहाँ बीच का एंगल है एलिमेंट का और R इंटू D5 तो R इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल या फिर रेडियस इज इक्वल टू R अपॉन लेंथ जो होता है। तो R अपॉन लेंथ तो R इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेडियस जो हो गया आपका। तो जो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से और चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या से जो आपका हिंदी मीडियम में होंगे तो यहाँ से आपका आर डी5 निकल गया इतना जो पूरा जो लेंथ है यहाँ से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एलिमेंट्री एरिया जो मेरे को फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन लाइनिंग के लिए
तो ये कितना हो जाएगा एलिमेंट्री एरिया r इंटू डी फाई इंटू जो विड्थ ऑफ द लाइनिंग पैरेलल टू द एक्सिस, अगर मैं w मान लेता हूँ, तो अगर विड्थ ऑफ द लाइनिंग, अगर विड्थ जो मैं मान लेता हूँ पैरेलल टू द एक्सिस, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं w मान लेता हूँ तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू डी फाई इंटू w। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि फिगर में अगर P और P प्लस DP जो है वो टेंशन इन द लूज एंड टाइट साइड रिस्पेक्टिवली है, तो अगर P इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर अगर नॉर्मल रिएक्शन Dn के में दिया हुआ है, तो Dn फोर्स अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ से Dn इज इक्वल टू प्रेशर इंटू R इंटू W इंटू डी फाई, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूँ। अब क्या करते हैं, देखो ये Dn फाइंड आउट करना है मेरे को, तो यहाँ से जो P प्लस DP का वर्टिकल फोर्स है और ये P और इसका जो P का जो वर्टिकल फोर्स है, जब यहाँ से मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो उससे मुझे Dn निकालने में काफी सहूलियत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर Dn निकाल लेता हूँ और इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा P इंटू साइन डी फाई बाई 2 हो गया और प्लस P प्लस DP इंटू साइन डी फाई बाई 2। यहाँ पर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से एक होगा, यहाँ से P प्लस DP कॉस फाई कॉस डी फाई ये हो जाएगा और एक तरफ ये हो जाएगा P प्लस डी फाई साइन फाई, मतलब साइन और कॉस के कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट को मैं अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आता हूँ, तो यहाँ से Dn इज इक्वल टू P इंटू साइन डी फाई बाई 2 हो जाएगा प्लस P प्लस DP साइन डी फाई बाई 2। अब यहाँ पर अगर स्मॉल एंगल अगर कंसिडर कर रहा हूँ, अगर छोटा एंगल है तो ये साइन डी फाई बाई 2 इज इक्वल टू डी फाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये साइन डी फाई बाई 2 को डी फाई बाई 2 रख देता हूँ इसी क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये Dn इज इक्वल टू P इंटू डी फाई के बराबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखो ये Dn इधर P इंटू डी फाई निकल रहा है और एक Dn इज इक्वल टू प्रेशर इंटू R इंटू W इंटू डी फाई निकल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ से इन Dn और Dn को इक्वल कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई R इंटू W मिल जा रहा है। ये फोर्स डिवाइड बाई R इंटू W मिल जा रहा है। और अगर ये जो प्रेशर इज इक्वल टू ये जो कैपिटल, ये वाला कैपिटल P है और ये स्मॉल p है, स्मॉल p को मैं प्रेशर से इंडिकेट कर रहा हूँ, कैपिटल P को फोर्स से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये आपका जो ये जो कैपिटल P है वो इधर वाला P है, देखो ये जो P इधर है डिवाइड हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और इधर P प्लस DP इधर लग रहा है। ये जो P जो है वो आपका कैपिटल P है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इस मैक्सिमम होगा, अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मैक्सिमम लगाता हूँ तो व्हेन द बैंड टेंशन इज P इज इक्वल टू द P1 होगा। अगर मैं बैंड टेंशन को P को अगर मैं P1 मान लेता हूँ और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर मैक्सिमम हो तो P मैक्स मान लेता हूँ, तो ये जो P इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइड बाय RW होगा, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू P मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल P1 डिवाइड बाय RW। तो ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है। ये पूरा सिंपल बैंड ब्रेक का पूरा ये फॉर्मूला बेस्ड ये था इसमें, जिसमें आप यहाँ पर P फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप यहाँ से P2 इंटू AY यहाँ से निकाल सकते हो। टॉर्क कितना लग रहा है उसके लिए P1 माइनस P2, यहाँ से P1 टेंशन फोर्स तो यहाँ से P2 टेंशन फोर्स इंटू R हो गया। ये आपका यहाँ से ये निकल रहा है। और एक P1 बाई P2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा से आपका ये रिलेशन निकल रहा है। तो यहाँ से आप P1 माइनस P2 इंटू R से आप इसे सेपरेटली P1 और P2 को भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल बैंड ब्रेक का ये फंडा था। अब आते हैं, देखो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में आते हैं। ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, और ये रेडियस R से है। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक जो होता है इसमें जो ये जो स्ट्रिप जो जाती है वो फल्क्रम से होकर के न जा करके दूसरे इसके लीवर की एंड से होकर के जा रहा है। देखो यहाँ पर शो हो रहा है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। इसके एक एंड पर P फोर्स लग रहा है लीवर पर और एक इधर देखो यहाँ पर इधर P2 लग रहा है, इधर P1 लग रहा है। तो ये जो डिफरेंट, अगर सिंपल बैंड ब्रेक की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपका फल्क्रम से होकर जाएगा। अगर डिफरेंशियल बैंड ब्रेक की बात कर रहा हूँ तो वो आपको कहाँ से जाएगा, ये देखो फल्क्रम से ना जाकर के लीवर के एंड से होकर जाएगा, मतलब फल्क्रम से नहीं जाएगा, इतना बात ध्यान में रखना। तो ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक की कंडीशन में। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम जो है इसका देखो FBD ऑफ द फोर्स जहाँ पर जो है एक्टिंग ऑन द बैंड पर जो है लीवर पर यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ राइट साइड में मैंने शो किया हूँ। ये देखो ये P1 इधर यहाँ पर टेंशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और P2 टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, और P यहाँ पर देखो यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ से P1 और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस B है, और P2 और यहाँ से जो फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस A है, और ये फल्क्रम और यहाँ से जो P फोर्स जो लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस L है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अगर आप यहाँ पर टेकिंग मोमेंट अबाउट इस फल्क्रम के अबाउट मोमेंट ले लेते हो तो ये P इंटू B हुआ इधर है, तो P इंटू L ले लिए, P इंटू फल्क्रम के अबाउट में मोमेंट ले रहे तो P इंटू L हुआ, फिर प्लस P1 इंटू B हुआ और माइनस P2 इंटू A हुआ। ये आपको टेकिंग मोमेंट अबाउट फल्क्रम पॉइंट लेना है।
यहाँ से क्लॉकवाइज जो है वो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ से ये या फिर एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, जो भी आप यहाँ से कंसिडर करो, तो यहाँ से ये निकल जाएगा ये, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हूँ, यहाँ से P इंटू एल पॉजिटिव, फिर ये देखो ये क्लॉकवाइज P1 इंटू बी, ये भी क्लॉकवाइज है, तो P1 इंटू बी हुआ क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और यहाँ से P2 इंटू ए आप यहाँ से निगेटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ पर से यहाँ से माइनस P2 इंटू ए हो गया, तो यहाँ से आपका जो P फोर्स जो यहाँ पर एक्चुएटिंग फोर्स हो रहा है, एक्चुएटिंग फोर्स P इज इक्वल टू P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू बी अपॉन एल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो था आपका, यहाँ पर देखो ये इक्वेशन सिंपल बैंड ब्रेक की जो इक्वेशन नंबर 1 था, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, इसको अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा इनटू P2 करके, तो ये जो शिफ्ट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुएटिंग फोर्स P इज इक्वल टू P2 इंटू a माइनस b इंटू e टू द पावर म्यू थीटा डिवाइड बाय l हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये एक्चुएटिंग फोर्स P निकल जाएगा। तो यहाँ से ये एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मोमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए ये P या तो 0 होना चाहिए या फिर निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर एक बात आ रही है, P इज इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन है तो A, ये जो आपका जो देखो ये ऊपर का ये P इज इक्वल टू 0 कर देने पर ये पूरा टर्म 0 जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू e टू द पावर a माइनस बी इंटू e टू द पावर म्यू थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आप अगर इसको ये a इज लेस देन आर इक्वल टू b e टू द पावर म्यू थीटा कर देंगे, तो देयरफॉर कंडीशन ऑफ द सेल्फ लॉकिंग के लिए क्या हो जाएगा, a अपॉन b इज लेस देन आर इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। ये सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर आप a अपॉन b अगर फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे मान लो अगर यहाँ का डिस्टेंस फुलक्रम से लेकर के a डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर b दिया हुआ है और म्यू और थीटा की वैल्यू दी हुई है, अगर थीटा ये लाइनिंग की यहाँ से लेकर के कॉन्टेक्ट तक का जो होगा वो एंगल थीटा होगा, तो अगर e टू द पावर म्यू थीटा अगर हम निकाल रहे हैं और a अपॉन b कर रहे हैं, अगर a अपॉन b लेस देन आर इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा होता है, तो वो कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग को सेटिस्फाई करता है। तो ये हुआ इसका। यहाँ पर देखो एक थोड़ी सी बात यहाँ पर आ रही है कि सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो अनडिजायरेबल कंडीशन होती है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक के लिए, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। लेकिन ब्रेक जो होता है वो आउट ऑफ, चूंकि अगर आउट ऑफ ऑपरेटर कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी अनडिजायरेबल भी होती है, और ये अगर इस तरह का जो ब्रेक होगा वो आउट ऑफ ऑपरेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो सिचुएशन है वो इसमें नो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है इसमें यहाँ पर लगता नहीं है, जो कि ब्रेक जो अप्लाइड होता है। तो ये सेल्फ लॉकिंग की प्रॉपर्टी है। इसमें जनरल इन जनरल देखा जाता है कि फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकिंग के लिए ऑपरेटर को कुछ सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए जो आपका जो ऑपरेटर है उसको स्मॉल या फिर पॉजिटिव फोर्स अप्लाई करना जरूरी होता है। इन जनरल हम जो नॉर्मल जो हम देखते हैं उसमें, तो ये ब्रेक जो होता है इसमें ब्रेक अप्लाई होता है। इस प्रकार के ब्रेक में जब ऑपरेटर अप्लाई करना चाहे तो ब्रेक अप्लाई होता है, या फिर जब वो एज उसके रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक अप्लाई होता है। तो ये सेटिस्फैक्टरी ये जो ड्रम का जो कंडीशन है, डिफरेंशियल ब्रेक वाला जो कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करता है। ऑल्दो ये सेल्फ लॉकिंग फीचर जो होता है वो अनडिजायरेबल होता है स्पीड कंट्रोल ब्रेक के लिए। अगर स्पीड कंट्रोल ब्रेक के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अनडिजायरेबल होता है। तो इसके लिए एडवांटेज इज यूज्ड इन बैक स्टॉप मैकेनिज्म। ये जो एडवांटेज है, इसका जो एडवांटेज लेते हैं वो हम बैक स्टॉप मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं। और ये जो ब्लॉक डिफरेंशियल बैंड ब्रेक जो है वो आपको मैंने दिखाया है कि डिफरेंशियल बैंड ब्रेक जो है, तो ये जो बैक स्टॉप मैकेनिज्म के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि देखो इसमें जो आपका जो स्पीड है वो आपका जो अनडिजायरेबल कंडीशन को फॉलो करता है, साथ में इन जनरल देखा जाए तो स्मॉल या पॉजिटिव फोर्स तो रिक्वायर होती है अप्लाई करने के लिए। तो इसका जो ये जो बैक स्टॉप मैकेनिज्म का जो ब्रेक है वो पॉपुलर होता है होस्टिंग और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। होस्टिंग यहाँ जैसे कि आप जो फैक्ट्री देखे हो उसमें ऊपर से ट्रॉली जाती है, वो एक वेट को अपलिफ्ट करती है, उसको लिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचाती है। तो वो जो होस्टिंग जो होता है, वो होस्टिंग वाली जो सिचुएशन है उस जगह पे यहाँ पर जो है आपका ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक यूज किया जाता है। ये जो है पर्टिकुलरली ये जो है बकेट एलिवेटर में जो है इसमें यूज किया जाता है। तो ये जो सेल्फ लॉकिंग वाला जो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक है ये आपको कहाँ पर यूज होता है, होस्टिंग में यूज होता है, और जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसमें यूज होता है। आते हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि इसके लिए फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं
इसके लिए अगर कुछ चीज एलिमिनेट करना हो तो कैसे फाइंड आउट कर, डिडक्ट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक डिफरेंशियल बैंड ब्रेक शो कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो फिगर में दिखाई दे रहा है। और विड्थ और इसका थिकनेस जो है स्टील बैंड ब्रेक का जो दिया हुआ है वो 100 mm और 3 mm रिस्पेक्टिवली गिवन है। 100 mm दिया हुआ है, 3 mm रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। यहाँ पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो दिया हुआ है बैंड में वो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया हुआ है यहाँ पर, सिग्मा टी की वैल्यू और विड्थ और थिकनेस की वैल्यू दे दी है। तो अगर मेरे को अगर यहाँ पर अगर मुझे फाइंड आउट करना रहा एक तरफ का फोर्स पी, तो कैसे होगा, सिग्मा टी टेंशन जिसमें लग रहा है, तो सिग्मा टेंशन साइड का स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इनटू थिकनेस, स्ट्रेस इनटू एरिया के फॉर्मूले से मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे पास दी हुई चीजों में क्या दी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर दिया हुआ बैंड इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बिटवीन द फ्रिक्शन लाइनिंग और ब्रेड ड्रम के बीच में 0.25 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है टेंशन इन द बैंड, टेंशन इन द बैंड में टेंशन फाइंड आउट करना है। दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। एक्चुएटिंग फोर्स ये P हमको फाइंड आउट करना है, और टेंशन ये दिया हुआ है, एक साइड का टेंशन दूसरे साइड का टाइट साइड, और टाइट साइड इस तरफ है और लूज साइड इस तरफ है, तो ये टाइट साइड और लूज साइड का टेंशन फाइंड आउट करना है P1 P2, और ये कैपिटल P हमको फाइंड आउट करना है। और तीसरा हमको फाइंड आउट करना है टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक। तो यहाँ पर देखो फाइंड आउट करो वेदर द ब्रेक इज सेल्फ लॉक, ये भी फाइंड आउट करने बोल रहा है कि सेल्फ लॉकिंग है कि नहीं है। तो मैं बोला था कि सेल्फ लॉकिंग के लिए A/B is less than or equal to e to the power mu theta होना चाहिए। यानी अगर मुझे सेल्फ लॉकिंग नहीं है बताना है तो A/B is greater than e to the power mu theta बताना होगा। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 300 mm दिया हुआ है। यहाँ से फलक्रम के एक इंच पर जो ये जो P1 दिया हुआ है उसका डिस्टेंस फलक्रम से लेकर के 50 दिया हुआ है। P2 का डिस्टेंस यहाँ फलक्रम से लेकर के 200 दिया हुआ, और ये जो ये एक P2 से लेकर के ये जो P के बीच का डिस्टेंस जो है 750 है। इसमें यहाँ पर ब्रेकिंग में यहाँ पर शो कर रहा है 750 डिस्टेंस को। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमको विड्थ दिया हुआ था 100 mm का, और हमको थिकनेस दी हुई थी 3 mm की, म्यू दिया हुआ था 0.25 और सिग्मा टी दिया हुआ था 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस भी गिवन है 300 mm, तो अगर मैं मीटर में लेना चाहूंगा तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तो स्टेप 1 में देखते हैं टेंशन इन द बैंड। तो यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन इन द बैंड P1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो बैंड P1 साइड का होगा। ये देखो यहाँ पर ये P1 साइड है, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू WT हो जाएगा। तो सिग्मा टी यहाँ पर गिवन था हमारे पास 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पर W की वैल्यू गिवन थी हमारी 100 mm, और यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ था 3। तो यहाँ से P किससे निकला है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया से यहाँ से आपका ये 15,000 न्यूटन निकल गया। अब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू, यहाँ से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा में म्यू तो 0.25 गिवन है, और थीटा इज इक्वल टू कितना है, देखो तो यहाँ पर ये देखो ये यहाँ से लाइनिंग में रेड लाइन से लेकर के यहाँ पर एंड पोर्शन तक का दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से थीटा जो यहाँ पर ये इसमें है तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। तो 240 इंटू पाई बाई 180 में रेडियन में चेंज कर, इसको इसमें चेंज कर दिए, और यहाँ से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पर ये इसमें ये 2.85, यहाँ से P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन 2.85, और P1 यहाँ पर कितना दिया 15,000 डिवाइड बाई 2.85 करेंगे तो 5263 न्यूटन निकल जाएगा P2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर स्टेप 2 एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब यहाँ एक्चुएटिंग फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो मूवमेंट लेने से हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मूवमेंट अबाउट अब फलक्रम ले लेते हैं। यहाँ देखो ये P1 इंटू 50 हो गया, ये देखो P1 इंटू 50 हुआ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ये माइनस P2 इंटू 200 हो जाएगा। ये देखो यहाँ से माइनस P2 इंटू 200 हुआ, और ये देखो यहाँ से ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये P2 इंटू 950 कर देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा मूवमेंट लेने पर यहाँ से P1 और P और P2 के टर्म में आ जाएगा। और आपका ये जो P1 और P2 ये हमको ऑलरेडी पता है, P1 इज इक्वल टू 15,000 न्यूटन और P2 इज इक्वल टू 5263 न्यूटन। यहाँ से P1 और P2 पुट अप करेंगे और यहाँ से P फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 318.5 न्यूटन निकल जाएगा। ये मूवमेंट लेने पर एक्चुएटिंग फोर्स P फाइंड आउट हो गया। अब स्टेप 3 देखो, टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक जो है, स्टेप 3 जो है टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक, यानी कि यहाँ पर मैं आपको डिफरेंशियल का जब मैं बता रहा था तो यहाँ पर देखो ये सिंपल बैंड ब्रेक में P1 माइनस P2 इंटू रेडियस r, तो उससे आपका यहाँ से टॉर्क कैपेसिटी निकल जाएगा। यहाँ देखो ये P1 माइनस P2 इंटू r रेडियस कर दिए, P1 की वैल्यू 15,000 दी हुई है और P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5263 दिया हुआ है।
रेडियस इज इक्वल टू 0.3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से ये 2921 न्यूटन मीटर में निकल गया, 2921.1 न्यूटन मीटर में। ये हमको तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पर टेंशन इन द बैंड फाइंड आउट करना था, निकल गया P1 P2। एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करना था P, वो निकल गया। टॉर्क कैपेसिटी निकालना था MT इज इक्वल टू P1 माइनस P2 into R, वो निकल गया। अब फाइंड आउट करना है वेदर द ब्रेक इज सेल्फ लॉकिंग इज नॉट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको बताया हूँ कि A अपॉन B का जो डिस्टेंस है, A का डिस्टेंस जो फलक्रम से लेकर के A डिस्टेंस डिवाइड बाई B डिस्टेंस अगर हम करते हैं तो उससे 200 डिवाइड बाई 50 निकल जाएगा, उससे 4 निकल जाएगा। वो जो है ग्रेटर देन अगर e टू द पावर म्यू थीटा है तो नॉट सेल्फ लॉकिंग को बताएगा, या अगर सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी है तो उसके लिए a बाई b इज लेस देन e टू द पावर म्यू थीटा होना चाहिए। यहाँ पर a बाई b हमने फाइंड आउट किया 200 बाई 50 दैट इज इक्वल टू 4, और e टू द पावर म्यू थीटा कैलकुलेट करने पर 2.85 निकल गया। तो यहाँ से a अपॉन b इज ग्रेटर देन e टू द पावर म्यू थीटा कर देंगे, तो इससे हमको यहाँ फाइंड आउट करने से पता चल रहा है कि 4 जो है वो ग्रेटर देन है 2.85 से, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ब्रेक जो और सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी को नहीं कंसिस्ट करता। तो ये आपका ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक पर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो यहाँ तक कि थोड़ा समझ में आया? यहाँ तक कि थोड़ा समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एक डिस्क ब्रेक, मेरे को आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। डिस्क ब्रेक के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुक में, हालांकि ये डिस्क ब्रेक इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लोग के जानने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको जानोगे तो। देखो यहाँ डिस्क ब्रेक दिया है विद एन एनुलर पैड दिया हुआ है, इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। ये एनुलर पैड यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर, और डायमेंशन ऑफ द एनुलर पैड आर एज फॉलोज है यहाँ पर। अगर ये आर ओ जो है आउटर रेडियस ऑफ द पैड है मिलीमीटर में, आर आई जो है वो इनर रेडियस ऑफ द पैड है मिलीमीटर में, और थीटा जो है एंगुलर डायमेंशन ऑफ द पैड है। अगर ये थीटा है दोनों का एंगुलर डायमेंशन है, तो चूंकि एरिया ऑफ द पैड इज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है इसलिए एज्यूम किया जाता है कि प्रेशर ऑन द फ्रिक्शन लाइनिंग यूनिफॉर्म हो। और यूनिफॉर्म प्रेशर लाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमने फ्रिक्शन क्लास में पढ़े हैं, तो वहां पर देखो हमने क्या देखा था कि फ्रिक्शन रेडियस जो आरएफ था उसका फॉर्मूला था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए, आरएफ इज इक्वल टू 1/3 इंटू डी क्यूब माइनस स्मॉल डी क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ये आरएफ का फॉर्मूला था फ्रिक्शन रेडियस का। यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर आउटर और स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर इनर। अगर ये जो है d इज इक्वल टू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर एफ इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2/3 आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब डिवाइड बाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। यहाँ से ये आर एफ निकल जाएगा। तो टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द डिस्क ब्रेक गिवन बाय कितनी होगी, mt इज इक्वल टू म्यू इनटू p इनटू rf। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये डिस्क ब्रेक के लिए। यहाँ पर mt जो है टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक ऑफ द पैड दिया हुआ न्यूटन mm पर, और म्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और p इज इक्वल टू एक्चुएटिंग फोर्स। अगर हम यहाँ पर p जो दिया हुआ है उसको हम न्यूटन में ले लेते हैं एक्चुएटिंग फोर्स को। rf इज इक्वल टू फ्रिक्शन रेडियस जो दिया हुआ मिलीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द पैड इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/2 थीटा इंटू आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। यहाँ से थीटा इज द यहाँ पर कितना है रेडियन में दिया हुआ है, थीटा जो है यहाँ पर एंगल जो है वो रेडियन में यूज हो रहा है। तो एक्चुएटिंग फोर्स हमको अगर फाइंड आउट करना है तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द पैड कर देंगे, तो यहाँ से एक्चुएटिंग फोर्स P निकल जाएगा एवरेज फोर्स इंटू एरिया से। तो यहाँ से जहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैड मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमारा काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द कैलिपर डिस्क ब्रेक दिया हुआ है विथ एनुलर पैड फॉर द फ्रंट व्हील ऑफ द मोटरसाइकिल। तो टॉर्क कैपेसिटी यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 1500 न्यूटन मीटर, और आउटर रेडियस ऑफ द पैड दिया हुआ है 150 मिलीमीटर, और इनर रेडियस ऑफ द पैड दिया हुआ है 100 मिलीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.35। एवरेज प्रेशर इन द पैड दिया हुआ है 2 मेगापास्कल, और या फिर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले सकते हैं इसको। नंबर ऑफ द पैड दिए हुए 2, अगर कैलकुलेट करो एनुअल डायमेंशन ऑफ द पैड हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग mt इज इक्वल टू 1500 न्यूटन मीटर में mt दिया हुआ है, और आपका जो आर आउटर जो दिया हुआ दैट इज इक्वल टू 150 mm, और आपका आर इनर जो दिया हुआ दैट इज इक्वल टू आपका आर इनर कितना दिया हुआ दैट इज इक्वल टू
आपका 100 mm दिया हुआ है, और आपका जो प्रेशर है यहाँ पर एवरेज प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 2 मेगापास्कल, म्यू इज इक्वल टू 0.35, नंबर ऑफ द पैड इज इक्वल टू 2 दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो कहीं अपन का अटेंडेंस छूट मत जाए। तो पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर 2 मिनट की ब्रेक के बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिस्क ब्रेक के बारे में, फॉर्मूला बेस्ड जो एक क्वेश्चन था उसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताया था। आरएफ का फॉर्मूला दिया हुआ है 2/3 आर क्यूब माइनस आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब डिवाइड बाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। टॉर्क कैपेसिटी जो दी हुई है म्यू इंटू पी इंटू आर एफ दिया हुआ है, ये फॉर्मूला गिवन है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 थीटा इंटू आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, और एक्चुएटिंग फोर्स P का फॉर्मूला P एवरेज इनटू एरिया। तो इसका हम फॉर्मूले का यूज हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर MT गिवन है अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1500 न्यूटन मीटर में, और आपका जो आर आउटर है 150 mm दिया हुआ है, आर इनर जो है वो 100 mm दिया हुआ है, और आपका जो आर जो P एवरेज जो है वो 2 मेगापास्कल गिवन है। म्यू की वैल्यू आपकी 0.35 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पैड यहाँ पर 2 यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या है, एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए देखा जाए, एक्चुएटिंग फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सिंस देयर इज 2 पैड यूज हो रहे हैं, इसलिए टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द वन पैड कितना होगा 15,000, जो यहाँ पर जो 1500 जो आपका यूज हो रहा है टॉर्क कैपेसिटी। तो अगर आपको एक पैड के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 750 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1500 को आप यहाँ से डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहाँ से आपका 750 न्यूटन मीटर हो जाएगा। आर एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा गिवन है 2/3 आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब डिवाइड बाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। तो यहाँ से 2/3 आर आउटर इज इक्वल टू 150 दिया हुआ है, उसका क्यूब माइनस 100 का क्यूब डिवाइड बाई 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। यहाँ से आर एफ इज इक्वल टू 126.67 मिलीमीटर निकल जाएगा। यहाँ से आपका आर एफ जो निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से ये है आपका आर एफ निकल गया है, तो आप यहाँ से टॉर्क कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, एम टी इज इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू आर एफ निकल जाएगा यहाँ से, और म्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका 0.35, और आपका यहाँ पर पी आपका देखो ये फाइंड आउट करना है एक्चुएटिंग फोर्स को, और आपका आर एफ जो है यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है 126.67 मिलीमीटर को। अब देखो यहाँ एम टी इज इक्वल टू यहाँ पर आपने यहाँ निकाले हो दैट इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 पैड है तो एक पैड का हो जाएगा 750, यहाँ से 750 into 10 to the power 3 is equal to 0.35 into P into 126.67 करेंगे, यहाँ से P is equal to 16916.85 न्यूटन निकल जाएगा। ये आपका P फोर्स एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर स्टेप 2 हमको एंगुलर डायमेंशन ऑफ द पैड फाइंड आउट करना था, तो ये P is equal to एवरेज प्रेशर into एरिया ऑफ द पैड, कहाँ से देखो यहाँ पर निकला हुआ है, ये P एक्चुएटिंग फोर्स इज इक्वल टू P एवरेज इनटू एरिया से, तो यहाँ से ये आपका यहाँ से एवरेज प्रेशर जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया 2 मेगापास्कल, तो ये 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपका जो एक्चुएटिंग फोर्स है अभी आपने कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 16916.85, ये आपका एक्चुएटिंग फोर्स है। इसको हम इक्वल कर देंगे 2 इंटू एरिया से, तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा 8458.42 मिलीमीटर का स्क्वायर, और एरिया इज इक्वल टू 1/2 थीटा इंटू आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। यहाँ से ये एरिया का फॉर्मूला ये देखो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 थीटा इंटू आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पर एरिया का वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा हमको फाइंड आउट करना है, आर आउटर की वैल्यू आर इनर की वैल्यू पुट अप कर दोगे, थीटा इज इक्वल टू 1.3533 इंटू यहाँ पर रेडियन में निकलेगा, और इसको आप इसको रेडियन में जो दिया हुआ इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 77.54 डिग्री में आ जाएगा। तो एनुलर डायमेंशन ऑफ द पैड क्या होगा, एनुलर डायमेंशन टेकन एज राउंड फिगर में हम इसको 80 डिग्री ले लेंगे। तो ये जो है डिस्क ब्रेक का फॉर्मूला यूज कैसे करना है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था कि आपको इंटरनल एक्सपांडिंग एक बार और बता दूं। देखो डेटा बुक में आपके पास अब्दुल्ला शरीफ का जो डेटा बुक है उसमें यहाँ पर दिया हुआ, देखो एमएफ ये जो दिया हुआ है, ये इसका जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर डेटा बुक में जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है आपका, ये आपको यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 के इंटीग्रेशन में दे दिया हुआ है। तो आप इसको अगर थीटा 1 और थीटा 2 के इंटीग्रेशन में आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, a cos थीटा और साइन थीटा को अंडर इंसर्ट करोगे और 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। जब उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो mf का फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो mf है वो मोमेंट अबाउट अ फ्रिक्शन फोर्स है। देखो ये mf फ्रिक्शन फोर्स मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था इंटरनल एक्सपांडिंग का। ये जो mf है वो फ्रिक्शन फोर्स है, उसके मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स म्यू dn के रिस्पेक्ट में mf निकलता है। तो ये mf का फॉर्मूला गिवन है डेटा बुक में, केवल आपको थीटा 1 और थीटा 2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। वैसे यहाँ पर mn का फॉर्मूला दिया हुआ है pa इंटू br इंटू a डिवाइड बाई साइन थीटा है इंटू थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दे दिया है डेटा बुक में, और इसको आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो इसका फॉर्मूला mn का फॉर्मूला अचीव हो जाएगा। ये mn का फॉर्मूला, देखो एक अच्छी बात क्या दी हुई कि यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला दिया हुआ है म्यू इंटू pa इंटू br स्क्वायर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 डिवाइड बाय sin थीटा मैक्सिमम। तो ये जो दिया हुआ है इसके लिए आप यहाँ पर t का तो फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ देखो ये जो आपको जो एक्चुएटिंग फोर्स जो दिया हुआ है, एक्चुएटिंग फोर्स यहाँ पर डेटा बुक में F से इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको P से इंडिकेट करते बताया था, जिसमें राइट साइड का अगर जो F है उसके लिए mn माइनस mf अपॉन c यूज होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर अनसॉल्व को मैंने सॉल्व किया था, जिसमें ये देखो ये इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये W इज इक्वल टू गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर, म्यू की वैल्यू भी गिवन है 0.4 और P मैक्सिमम दिया हुआ है 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थीटा 1 इंडिकेट कर रहा है 0, थीटा 2 की वैल्यू 90। देखो ये जो यहाँ से फ्रिक्शन लाइनिंग का जो डिस्टेंस है वो थीटा 2 का डिस्टेंस होता है। आर जो है यहाँ पर रेडियस 150 है, कैपिटल आर का जो रेडियस होता है वो 150 जो इंडिकेट कर रहा है। फ्रिक्शन लाइनिंग तक का डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है, कैपिटल आर होता है। और यहाँ पर जो एच जो डिस्टेंस लिया जाता है वो 170, एच जो है वो 125 है। देखो ये सेंटर से लेकर के जो दो शूज हैं उनके बीच का जो एक एक्चुएटिंग जो इसका पिवोट पॉइंट है, पिवोट पॉइंट से लेकर सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो एच होता है, दैट इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में गिवन है 125 रेडियस। और ये जो आपका जो C है दैट इज इक्वल टू 177 दिया हुआ। ये P फोर्स जो अप्लाई होता है और जो ये जो पिवोट पॉइंट होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम 177 कहते हैं, वो C होता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको अडॉप्ट करना है, केवल आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है। तो ये देखो ये जो mf इज इक्वल टू म्यू इंटू पी मैक्सिमम r इंटू डब्ल्यू जो है ये आपको टर्म दिया हुआ है डेटा बुक में। बस आप वो थीटा 1 और थीटा 2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी डेटा बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर mf इज इक्वल टू म्यू इंटू पी मैक्सिमम इंटू आर डब्ल्यू, यहाँ से 4r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 h इंटू cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 में यहाँ पर से mf फाइंड आउट हो जाएगा। ये mf फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली mn का फॉर्मूला भी डेटा बुक में दिया हुआ है, तो उसको लेकर के आप ये mf यहाँ p मैक्सिमम यहाँ पर पुट अप करोगे, p मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये p मैक्सिमम को पुट अप करोगे, r की वैल्यू जो दी हुई है 150 दी हुई है, w की वैल्यू 50 गिवन है, देखो w इज इक्वल टू 50 गिवन है, और ये h जो है h इज इक्वल टू 125 mm है। ये जो आपका जो पिवोट पॉइंट से लेकर सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो 125 mm रेडियस दिया हुआ है वो आपका h है। यहाँ से h इन सब की वैल्यू को पुट अप करोगे तो mn निकल जाएगा। ये mn निकल गया। ये जो आपका एक्चुएटिंग फोर्स P है दैट इज इक्वल टू राइट साइड के लिए mn माइनस mf अपॉन c होता है। और c क्या बताया मैंने आपको, ये जो फोर्स लग रहा है और पिवोटेड पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस c जो है वो दैट इज इक्वल टू 177। तो यहाँ से ये c पुट अप करोगे, mn पुट अप करोगे, mf पुट अप करोगे तो p निकल जाएगा। यहाँ से p निकल गया 2141,
ये जो है टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक का फॉर्मूला जो आपको गिवन है ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर टी मैक्सिमम डब्ल्यू cos θ1 माइनस cos θ2 डिवाइड बाय sin phi max। और ये जो sin phi max जो मैं ले रहा हूँ 90 डिग्री, कैसे लिया हूं मैं ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग का जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 45 है, ये 45 है, तो 180 में 45 कैंसिल करोगे 90 डिग्री निकलेगा। ये आपका थीटा मैक्स का फॉर्मूला, थीटा मैक्स का वैल्यू है 90 डिग्री। तो ये जो आप यहाँ पर पुट अप करोगे तो यहाँ MTR निकलेगा, टॉर्क जो ट्रांसमिटेड है राइट हैंड शू के लिए निकलेगा, टॉर्क ट्रांसमिटेड राइट हैंड शू के लिए, ये MTR निकल गया। तो अब चूंकि अगर आपका जो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज यूनिफॉर्म है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मूला यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए MF डैश इज इक्वल टू MF into P डैश मैक्स डिवाइड बाय P मैक्स होगा। यहाँ MF डैश इज इक्वल टू 20, MF की वैल्यू पुट अप करोगे तो उसका एक इक्वेशन आएगा। सिमिलरली MN डैश का फॉर्मूला क्या होगा, MN डैश इज इक्वल टू MN into P डैश मैक्स डिवाइड बाय P मैक्स होगा, और P मैक्स की वैल्यू 1 गिवन है, तो P डैश मैक्स के टर्म में एक इक्वेशन 2 आएगा। अब यहाँ देखो P इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड शू के लिए क्या होगा, MF डैश प्लस MN डैश डिवाइड बाय C होगा। C की वैल्यू MN डैश MF डैश की वैल्यू पुट करोगे MF P डैश मैक्स के टर्म में, और P इज इक्वल टू फाइंड आउट किए हो कैसे, ये देखो P इज इक्वल टू 2141, यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया तो यहाँ P डैश मैक्स निकल जाएगा। और अब लेफ्ट साइड के लिए आइडेंटिकल है शू, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए MT इज इक्वल टू MT into R P डैश मैक्स डिवाइड बाय P मैक्स, और P डैश मैक्स फाइंड आउट कर चुके हो, यहाँ पुट अप करोगे तो MT लेफ्ट साइड निकल जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल टॉर्क निकल जाएगा। राइट साइड के लिए आपका ये देखो ये 360,000 और लेफ्ट साइड के लिए आपका 170,774, आप इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो टॉर्क कैपेसिटी निकल जाएगी। तो ये समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? इंटरनल एक्सपांडिंग यस सर। बनेगा, इंटरनल एक्सपांडिंग डेटा बुक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया हुआ है।